क्लास 5 में आपको आईएएस बनने का जुनून आप में था, तो क्लास 5 में इसी नालंदा का एक सोनू है, अच्छा, हाँ हाँ जी। वो भी आईएएस बनने का सपना उसी 5 क्लास में देख रहा है। मैं सोनू को यही कहूँगी, इनफैक्ट सोनू के अभिभावकों से कहूँगी कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे कम्युनिटी के लिए इतना काम किया, स्पेशली विमेन के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया। मैं महिलाओं को यही कहूँगी, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। ज़्यादातर इंजीनियर ही आईएएस बन रहे हैं, आप भी इंजीनियर, हाँ एजुकेशन ऑफिसर अभी भी हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कहाँ क्या कमी दिखी आप? इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे। याद हो जो। मैंने बीटेक किया भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। दिल्ली में तैयारी नहीं करी? नहीं, मैं घर पे ही कर रही थी। मुझे लगा मैं वहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मुझे लग रहा था नामुमकिन है। तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाए तो क्या करेंगे? कैटेगरी के बेसिस में मेरी 15 रैंक है और 27 सीट्स है, तो एससी में। जी जी। तो अच्छा, आपको एक इच्छा होगी कि हम कहाँ से वादे बिहार में ऐसी? मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार दिया है। हम राजगीर में हैं इस वक्त, और राजगीर की धरती से श्वेता भारती यूपीएससी की परीक्षा पास की, और कहा जा रहा है कि राजगीर से पहली आईएएस ये बनी है श्वेता भारती, और ये पढ़ाई की है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से भी उस कैंपस से भी पहली आईएएस हैं। और ये जिस समाज से आती है, वीकर सेक्शन जिस सोसाइटी से, उस समाज से भी पहली महिला आईएएस बनी है श्वेता भारती जी। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभी सुने हम लोग भाषण सुने, अच्छा लगा कि जिस तरह से आप स्ट्रगल की हैं। आप एजुकेशन अफसर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं, अभी 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई करी हैं, तो कैसे कैसे आप यूपीएससी तक पहुंची, ये सफ़र ज़रा बताइए। बेसिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? जी, मैंने स्कूलिंग पटना के ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से की है, वहाँ तक मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीटेक किया भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। आईएएस बनने का सपना मैं कहूँ पहली बार मुझे 5th स्टैंडर्ड में मैंने फ़ील किया, जब मैं पापा के साथ मसूरी गई थी, पूरी फैमिली थी मेरी, तो वहाँ पे मैंने पहली बार लबसना ट्रेनिंग सेंटर को देखा। मुझे पता चला वहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। आईपीएस की नहीं, सिर्फ आईएएस की? नहीं, आईपीएस भी की फाउंडेशन कोर्स होती है 3 मंथ की, वो थोड़ा ये होता है, डिपेंडेंट होता है, वो जा भी सकते नहीं। उसके बाद हैदराबाद में होती है, तो फाउंडेशन कोर्स में तो सभी सारे ही सर्विसेज के आते हैं, तो मेनली आईएएस ऑफिसर्स की तो होती ही हैं उसमें सारे कोर्सेज। तो वहाँ मुझे पहली बार पता चला कि ऐसी भी कोई सर्विस होती। तब से मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसी क्या सर्विस है, क्या बहुत अच्छी सर्विस है। तब से मैं हमेशा पूछती थी आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, मुझे बहुत जानने का था कि ये क्या ऐसी सर्विस है। तो मेरे पापा बोलते थे बहुत अच्छी सर्विस है, अगर तुम बन जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। तब मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्टली आईएएस को करना क्या होता, पर मुझे ये पता चला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अगर मैं बन जाऊंगी तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो बस मेरा यही फोकस था, मुझे आईएएस बनना, क्योंकि ये कुछ बहुत अच्छी चीज़। 5 साल की उम्र में? हाँ, नहीं, 5th क्लास में जब अच्छा, हाँ, 5th क्लास। तो मैं बस यही सोच रही कि मुझे क्लास 5 की आप बात कर रही हैं, और क्लास 5 में आपको आईएएस बनने का जुनून आप में था, तो क्लास 5 में इसी नालंदा का एक सोनू है, अच्छा, हाँ हाँ जी, वो भी आईएएस बनने का सपना उसी 5 क्लास में देख रहा है। हाँ जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बचपन में यदि आप कोई सपना देखते हैं, आप बहुत इनोसेंट होते हैं, और उस वक्त कोई गोल अगर आप सेट करते तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी स्टडीज़ उसके तरफ ओरिएंटेड हो जाती है। मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई स्टडीज़ की तरफ, सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पर मेरा फोकस हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि आईएएस बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन अगर आप सीसैट देखें तो उसमें मैथ्स भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैंने जो 100 मार्क्स लाने का जो मेरा टारगेट था, जो मैंने आपको भाषण में भी आपने सुना होगा जब मेरे पापा ने बताया, तो उस वक्त मैंने जो टारगेट बनाया था कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो वो सिर्फ फार्मूलाज को रट लेना या उस तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना था। आखिर फार्मूला बनता कहाँ से, कैसे मैं 100 आउट ऑफ 100 टारगेट मेरा कैसे पूरा होगा, उसके लिए मैंने पूरा रिसर्च किया, और मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे सीसैट में, मुझे लगता है कि वो जो मेरी मेहनत थी उसने बहुत हेल्प किया। सीसैट मेरा आसानी से क्लियर हो गया, जो कि अभी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में मैं
अच्छी थी, तो उसको भी मैंने उसी को फॉलो किया, उसको और ज़्यादा बेहतर मैं कैसे कर सकूँ उस पर मेरा कंटिन्यूस रहा, और 10th 12th मैंने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। उसके बाद मैं मुझे लेकिन था कि मुझे एक फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े होते तो आपको पता चलता और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और यूपीएससी निकालना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो मुझे चाहिए था कि मैं फाइनेंशियल बैकअप भी एक रखूं, उसके लिए मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना चाहिए। तो और टेक्निकल सर्विसेज जब आप लेते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बीटेक कर लेती हूँ, उससे मुझे एक बैकअप ऑप्शन हो जाएगा, और अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो मैं नौकरी के साथ प्रिपेयर कर लूँगी। तो वैसे ही इसीलिए मैंने बीटेक किया भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो मुझे वो आपका बीटेक? मैंने 2012 टू 2016 में कंप्लीट किया। तो 2016 में फिर मेरा उसी टाइम लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हुआ विप्रो कंपनी में, बट मुझे लगा कि मैं शायद सिविल सर्विसेज के लिए मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि नौकरी के साथ थोड़ा प्रिपेयर करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरे पास था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको कंटिन्यू करना पढ़ाई तो आप करिए, जॉब करना इतना ज़रूरी नहीं है, अभी आपको पढ़ाई करना, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो इसलिए मैंने मतलब एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे लगता है कि बहुत ही सोचा समझा ये डिसीजन था, जो कि फाइनली फ्रूटफुल आज मुझे लगता है कि रहा। और मैंने विप्रो फिर क्विट कर दिया, लेकिन मुझे था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, उसके लिए भी मुझे सिर्फ यूपीएससी करना इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता कि ठीक है सिर्फ यूपीएससी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो आपको स्टेट सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या होता है 1 2 3 अटैम्प्ट्स के बाद यदि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। मैंने खुद में देखा, बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल्स यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे कि अंत में लोग स्टेट सिविल सर्विसेज दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों की प्रिपरेशन करती हूँ, दोनों के लिए पढ़ती हूँ। तो मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज, जब मैं एलिजिबल हुई, 22 का उसका रिक्वायरमेंट होता है 64th का, तो मैंने वो दिया 2018 में। 2019 में मैंने 65th का बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। फाइनल रिज़ल्ट क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो 2021 में आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि मेरा बैकअप हो गया, तो मुझे यूपीएससी पे फुल्ली फोकस करना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मैंने उसी बार दिया। 2 दिन पहले ही मेरा रिज़ल्ट आया था, प्रीलिम्स 10th ऑफ अक्टूबर को था लास्ट ईयर, उससे 2 दिन पहले मेरा 65th का रिज़ल्ट आया था। लेकिन मैं इन्जॉय नहीं कर रही थी रिज़ल्ट को, अच्छा ठीक है आ गया, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करने को, उस पर मुझे फोकस करना। तो मैं बस रिजल्ट देख के मैं खुश हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूस पढ़ाई में लगी रही, फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये तैयारी कहाँ से हुई आपकी, पूरी दिल्ली से? नहीं, मैंने ज़्यादातर क्योंकि कोविड का टाइम था, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। इनफैक्ट बीपीएससी के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं दी थी, यूपीएससी के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी थी। मैं घर पे बैठ करके प्रिंट आउट। अब दिल्ली में तैयारी नहीं करी? नहीं, मैं घर पे ही कर रही थी, पूरे घर से ही पढ़ाई? दिल्ली की कोचिंग थी, दिल्ली की कोचिंग ऑनलाइन? ऑनलाइन थी, उसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी, और उसमें मेंटरशिप जो भी प्रोवाइड। फिजिकली आप दिल्ली जाके तैयारी की? नहीं, फिजिकली मैं गई थी, फिजिकली मैं 2017 में गई थी, पर मुझे वहाँ का मतलब मुझे लगा मैं वहाँ पे नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, मुझे लग रहा था नामुमकिन है। तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे आई डोंट हैव एनी एवर्जन टुवर्ड्स एनी अदर स्टेट, आई कैन गो टू एनी प्लेसेस बिकॉज इट्स एन ऑल इंडिया सर्विसेज। इनफैक्ट कभी कभी आपके डेपुटेशन फॉरेन सर्विसेज में भी हो जाते हैं, तो उतना तो रखना पड़ता है माइंडसेट कि आपको कहीं भी जाना है। तो मैं दिल्ली गई थी बिगनिंग में, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे समझ नहीं है। मुझे लगा मैं बेहतर पढ़ाई घर पे ही कर पाऊँ, घर के ही माहौल में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा, बाकी का भी क्लियर नहीं हो रहा, देखकर डिमोटिवेट हो जाते एक दूसरे को। तो मुझे लगा मैं अकेले ही देखूँगी, घर में जाती हूँ, घर में ही पढ़ाई करूँगी, इससे मुझे पॉजिटिव माहौल में रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस पॉजिटिव सराउंडिंग रखती थी, मम्मी पापा हैं, अच्छा आराम से पढ़ाई कर रही है, जो भी मटेरियल सब तो ऑनलाइन मिल ही जाता है। मेरा भाई भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, मेरे पापा भी थे, कुछ भी प्रिंट आउट कराना हो जा करके वो प्रिंट आउट करा देते तुरंत सारे नोट्स जो भी मुझे चाहिए तो थे। जॉब करते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक करी है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो जॉब करते हुए समय कहाँ से मिलता था? जी, मैंने जैसा कि मैंने बताया 64th बीपीएससी में मेरा जब रिज़ल्ट आया था, तो आई थिंक 6th ऑफ जून 2021 को, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग तब तक नहीं हुई थी जब मैंने प्रीलिम्स दिया था। मेरी ज्वाइनिंग का डेट नवंबर में आया था, नवंबर में आया था, और तब तक मेरा ऑलरेडी अक्टूबर में मेरी 65th बीपीएससी की भी रिज़ल्ट आ चुकी थी, जिसमें मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिल चुका था। तो मुझे आइदर ऑफ द टू चुनना ही था, या तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बन जाऊँ या फिर बिहार एजुकेशन सर्विस। लेकिन मेरा मेंस जनवरी में था,
तो और डीवी का अराउंड डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 65th के लिए अराउंड जनवरी एंड में ही था। तो मुझे लगा कि इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। ऑलरेडी जब मेरे पास बैकअप है बिहार एजुकेशन सर्विस, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रीलिम्स क्लियर करना भी इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत ज़्यादा कट ऑफ रेशियो 9 लाख में 9000 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हो जाएगा, कुछ दिन की सैलरी, कुछ मंथ्स की सैलरी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मिस कर सकती। अब इतने साल तक मैंने अगर स्ट्रगल किया है तो मुझे आगे भी करना चाहिए। और मैंने फिर जनवरी में एग्ज़ाम दिया और जनवरी में मेरा 16 जनवरी को जब मेरा मेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आई थिंक 22 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 1 वीक बाद। और 4 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग लेटर मिल गई ऑनलाइन और मैंने 9 फरवरी को अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा इंटरव्यू बाकी था, तो इसलिए मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था। पर मुझे लगता है कि जॉब के टाइम भी आप इंटरव्यू के लिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। आपके जॉब एक्सपीरियंस से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आपने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर ली होती है कि आपको इंटरव्यू में बस उसे अच्छी तरीके से वोकली रिप्रेजेंट क्या करना इस है। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो याद हो, जो नहीं, मुझे मेरे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, और मतलब क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज में इसका क्या रोल है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो मेरे एरिया से रिलेटेड। तो मैंने जो जिस जगह पढ़ाई की, जैसे भागलपुर में मैं रही, तो भागलपुर से रिलेटेड, भागलपुर ब्लाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन नालंदा से राजगीर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब के बारे में बताया। देन और साइकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन पूछे गए कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा साइकोलॉजी बच्चों में, तो मैंने बताया नोमोफोबिया और ये सब का। तो इस तरीके से बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए, ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। और ओपिनियन क्या है? हाँ, आपका क्या ओपिनियन है। बीपीएससी में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, लेकिन यूपीएससी में बहुत ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बस आपको अपना ओपिनियन अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और मैंने वही किया। एजुकेशन ऑफिसर अभी भी हैं, जी, मैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कहाँ क्या कमी दिखी आपको? देखिए, मैं फरवरी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हूँ। ऑलमोस्ट कितने 4-5 मंथ्स अराउंड हुए हैं। तो मैं जो भी मैंने बताया कि मैं 10 डेज़ के अंदर 27 स्कूल्स में इंस्पेक्शन के लिए गई थी, तो मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी हर तरफ से। अभिभावक की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वो रेगुलर स्कूल्स भी नहीं जाते। टीचर्स अगर एब्सेंट करते तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे को हाँ, अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, और अगर टीचर्स नहीं आती या मैनेजमेंट प्रॉब्लम है तो वो इन्फॉर्म करे, हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे, ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। मैं औचक निरीक्षण के लिए गई थी और मैंने वही बहुत सारी चीज़ें देखी कि बच्चे स्कूल नहीं आते, डीबीटी का पैसा अभिभावक किसी और चीज़ में भी यूज़ कर देते हैं। सारे नहीं, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं। तो मैं वही बोलूँगी कि आपको जो भी गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, वो आपके बच्चे के बेहतरी के लिए ही है, और आपको बस उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर आप पॉजिटिव होकर सोचें, क्रिटिसाइज़ नहीं करें गवर्नमेंट ये करिए वो करिए, उसे पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के IAS IPS ऑफिसर्स बन चुके हैं, तो ये उनका पॉजिटिव इनर मोटिवेशन था जो उन्हें उस जगह तक ले आए, रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि ये फैसिलिटीज़ हमें नहीं है, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, आपको अपनी मंजिल का रास्ता मिल ही जाएगा। अच्छा, आपके ज़िले में एक सोनू है जो बहुत वायरल हुआ है, वो भी क्लास 5 में IAS बनने का सपना देख लिया, पढ़ने के लिए कहता है कि हमको पढ़ाई करना है, मुख्यमंत्री से भी मिलता है। तो आप एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, आप नालंदा से ही हैं, वो भी नालंदा से, वो भी आप जिस उम्र में आपने IAS बनने का सपना देखा वो भी देख लिया है। सोनू को क्या कहना है? मैं सोनू को यही कहूँगी, इनफैक्ट सोनू के अभिभावकों से कहूँगी कि आप उसे स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल जब तक बच्चा नहीं जाएगा वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो स्कूल जाना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब वो स्कूल जाएगा, कुछ अगर कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, टीचर्स अगर नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमारा सिस्टम है, उन्हीं के लिए तो है, बच्चों के लिए, ताकि उन्हें फैसिलिटीज़ बेहतर मिल सके। और उसके लिए और सोनू को यही करना होगा कि उसे पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखनी होगी, उसका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए ज़्यादा, उसका जो टारगेट है उस पर फोकस होना चाहिए। उसे IAS ऑफिसर बनना है तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स उसमें चाहिए, ह्यूमैनिटी, हाँ, तो वो तो मुझे 5th में भी तो बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं। तो 5th इवन मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन मुझे 5th 6th के भी नॉलेज ने मुझे काम दिया था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका बिल्डअप होता है नॉलेज बचपन से ही, जो कि फाइनली उस एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता 1 या 2 साल की तैयारी, ये आपने बचपन से जो पढ़ाई की होती है वो कहीं ना कहीं वो उस एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो आपको बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हर सब्जेक्ट। और
फोकस होगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे, ना कि सिर्फ रट लिया, क्योंकि रटी हुई चीज़ तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि आपको कैसे वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, ताकि आप आगे की पढ़ाई में आपको कम मुश्किल हो। आपका जब बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो आप उतनी ईजिली आप क्रैक कर पाएंगे, उतना कम टाइम में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ये होता है। अच्छा, ज़्यादातर इंजीनियर ही आईएएस बन रहे हैं, आप भी इंजीनियर हैं। हाँ जी। ये भी सवाल उठता है। जी, इंजीनियरिंग में मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज ने ये अपॉर्चुनिटी दी है हर एक स्ट्रीम के कैंडिडेट्स को कि आप आ सकते हैं इस सर्विस में। तो ये अपना प्रेफरेंस है, अगर इंजीनियरिंग वाले अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर स्कूल में देखा जाता है जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं पढ़ने, वो इंजीनियरिंग में ही जाते हैं। तो और फिर ज़्यादातर लोगों का सपना भी होता है आईएएस बनना। तो मुझे लगता है ये एक तरीका बन गया कि आप पहले बीटेक करो, फिर आप सिविल सर्विसेज में जाओ। बट एज सच नेसेसरी नहीं है कि आप बीटेक ही करो। इनफैक्ट बहुत सारे आर्ट्स, कॉमर्स, एमबीबीएस के भी स्टूडेंट्स हैं, एमबीए कर चुके स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में जाते हैं। तो एज सच इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बीटेक करके ही आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ज़्यादातर अभी जो ज़्यादातर रहते हैं, मैंने बताया कि ज़्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं वो बीटेक में ही जाते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड भी तो पता होगा। फैमिली बैकग्राउंड जी, मेरे फादर डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन से लास्ट ईयर रिटायर्ड हुए हैं बिहार एजुकेशन सर्विस में। उन्होंने 32 ईयर्स सर्विस की है। और मेरे दादाजी जो थे वो पोस्ट मास्टर थे, लेकिन मेरे पापा बहुत छोटे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी गरीबी और काफ़ी मुश्किल के साथ मेरे फादर ने पढ़ाई की थी, और उन्होंने भी एक ड्रीम देखा था कि वो एक ऑफिसर बन सके। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे फादर का भी, और फिर भी उन्होंने एक ड्रीम देखा, उन्होंने उसे फुलफ़िल किया। तो मैं जब भी मैं मेरे फादर को देखती थी तो मैं सोचती थी कि विदाउट इतनी विपरीत स्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने अभाव में भी रिसोर्सेज के, जब वो एक ड्रीम देख सकते हैं, एक बड़ा ड्रीम, और उसे पूरा कर सकते हैं। तो मेरे पास तो फैसिलिटीज़ है बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे दोनों पेरेंट्स हैं। तो मुझे तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इनफैक्ट मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए और मुझे फोकस करना चाहिए। मुझे मेरे फादर के स्टेटस को और आगे बढ़ाने में भी कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा ये खुद का डिसीजन था कि मुझे आईएएस ऑफिसर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि आईएएस ऑफिसर जैसी ही कोई चीज़ होती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनना है या नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन था। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को या कैंडिडेट्स को अब खुद से डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें वो क्या करना है, तभी वो उस एरिया में एक्सेल कर पाएंगे। रैंक कितना था? मेरा रैंक 356 था ऑल इंडिया। आईएएस होगी इसमें? जी, कैटेगरी के बेसिस में मेरी 15 रैंक है और 27 सीट्स हैं। तो एससी में? जी। तो अच्छा, आपको एक इच्छा होगी कि हम कहाँ से वादे बिहार में ऐसी? मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार दिया है, और सेकंड क्योंकि जोन सिस्टम है तो इसलिए मैंने नेक्स्ट जोन में मध्य प्रदेश दिया, थर्ड मेरा राजस्थान है, एंड लाइक दैट। अच्छा, वीकर सेक्शन की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहती है, यूपीएससी करना चाहती है? मैं महिलाओं को यही कहूँगी, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो इसलिए आप अपने आप पे भरोसा रखें, और आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। आप इस लायक बन जाए कि लोग कहें कि नहीं आप कर सकती, खुद लोग आपका साथ दें, आप इस लेवल पे अपने आप को पहुँचाएं, इतनी मेहनत करें कि लोग खुद आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करें। आखिरी सवाल कि क्रेडिट किनको देना चाहिए सफलता? मेरी सफलता क्रेडिट बहुत लोगों को जाता है, ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे कम्युनिटी के लिए इतना काम किया, स्पेशली विमेन के लिए भी बहुत उन्होंने काम किया। तो मैं इन सभी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। तो बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, तो घुमाइए, मसूरी घुमाइए, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जो लवासना सेंटर है उधर भी दिखाइए जाके कि हाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, तो बच्चे की को प्रेरणा मिलेगी, उस तरह के सोच डेवलप होगा उनमें कि हम भी आईएएस बनेंगे और यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, जैसा कि इनके साथ हुआ। इनके पिताजी इनको ले गए मसूरी घुमाए और वहाँ लवासना सेंटर के आसपास दिखाए कि हाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, तो इनके दिल में ख्याल आया कि हमें आईएएस बनना है। तो इस तरह से घुमाइए फिराइए भी बच्चों को, वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की चाहत बनती है। तो पूरी बातचीत कैसी लगी आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, थैंक यू।